नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका राष्ट्र धर्म में। तो सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि वो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ सशर्त गठबंधन करने को तैयार हैं। उन्होंने प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने और पूर्ण शराबबंदी सहित 7 सूत्रीय मांग रखी हैं। राजभर ने कहा कि 27 अक्टूबर को मऊ के हल्दरपुर में होने वाली भागीदारी संकल्प मोर्चा की महापंचायत रैली में गठबंधन की घोषणा की जाएगी। भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कल प्रेस वार्ता में कहा कि सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा में से जो भी पार्टी उनकी शर्तें स्वीकार करने को तैयार होगी, उसके साथ गठबंधन की घोषणा रैली में की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा सहित जो भी दल सत्ता में रहे, उन्होंने पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की जातियों और गरीबों को उनका अधिकार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उन सभी जातियों को संगठित कर मोर्चा 2022 में यूपी में सरकार बनाने की कवायद में लगा है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी अपने अधिकारों से वंचित पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा गठित किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रांति फैला रहे हैं कि मोर्चा टूट गया है, लेकिन 27 अक्टूबर की रैली में सभी लोग एक मंच पर नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि अब तक मोर्चा से जुड़े संगठन अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन 27 अक्टूबर से सभी दल एक साथ मिलकर काम करेंगे। और ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि राजनीति में संभावना हमेशा बनी रहती है। उन्होंने कहा कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सपा के संरक्षक गठबंधन करेंगे, लेकिन देश की जनता ने लोकसभा चुनाव 2019 में मायावती और मुलायम सिंह को एक मंच पर देखा। मैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के सवाल पे, घरेलू बिजली बिल माफी के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के सवाल पे, जैसा कि माननीय मोहन भागवत जी भी नशा के सवाल पे बार बार आवाज भी करते हैं, लेकिन सरकारें नहीं मानती हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी के पास गया था। क्योंकि ये समाज के हित की बात है, मेरी व्यक्तिगत सवाल नहीं है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए, जो रिपोर्ट तैयार है का लाभ हमने बड़ी कोशिश किया। जब हमारी बात को नहीं माना तो हमने छोड़ दिया। इस बात को यदि जो भी पार्टी मानने को तैयार हो, हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। बीजेपी अगर इसकी घोषणा। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये पूरा मामला समझाते हैं कि आखिरकार ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को जो पेशकश की है, उसके ये पूरा लबोलुआब क्या है। तो भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का ये बड़ा बयान है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया है। उनके बयान से साफ तौर पर स्पष्ट हो गया कि बीजेपी के साथ वो सशर्त गठबंधन करने को तैयार हैं। और बड़ा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था कि बीजेपी के साथ गठबंधन करना आत्महत्या होगा। उसके बाद अब ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कहा गया कि 27 अक्टूबर को मऊ में राजभर का जो मोर्चा है, भागीदारी संकल्प मोर्चा, उसकी रैली होनी है। हल्दरपुर में भागीदारी संकल्प मोर्चा की महापंचायत रैली होनी है, और इसी रैली को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ओम प्रकाश राजभर ने की थी। और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस महापंचायत रैली में गठबंधन की घोषणा की जाएगी कि आखिर उन्होंने जो 7 मांगे रखी हैं, उन मांगों पर किस दल के साथ उनकी सहमति बनती है। आइए बताते हैं आपको कि राजभर की शर्तें आखिर क्या हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू की जाए, सबसे बड़ी बात राजभर की ये सामने आ रही है। और इसी के साथ प्रदेश में पूर्ण रूप से शराबबंदी की जाए। शराबबंदी की मांग भी ओम प्रकाश राजभर ने उठाई है। अपनी शर्त में ये बात भी उन्होंने शामिल की है। देश में पिछड़ी जाति की जातिवार जनगणना भी कराई जाए। तो पिछड़ी जातियों की जनगणना को लेकर लगातार कई दल आवाज उठा रहे हैं, और उसमें अब राजभर ने अपनी मांगों में इस बात को भी जगह दी है। प्रदेश में घरेलू बिजली मुफ्त दी जाए। तो ये आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरीके की कवायद रहती है, उसको भी साधने की कोशिश राजभर ने की है। और सभी विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा दी जाए। सभी विद्यार्थियों की बात की है उन्होंने। और इसी के साथ पुलिस की बॉर्डर सीमा समाप्त की जाए और पुलिस संगठन पर रोक हटाई जाए। ये बात भी उन्होंने अपनी इस शर्तों की जो लिस्ट बनाई है
उसमें शामिल की है। साथ ही होमगार्ड, पीआरडी और ग्रामीण चौकीदार को पुलिस के बराबर वेतन और भत्ते दिए जाएं। ये ओम प्रकाश राजभर ने अपनी लंबी चौड़ी शर्तें रखी हैं कि अगर इन शर्तों पर किसी पार्टी के साथ उनकी सहमति बनती है तो वो वापस उस पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं और साफ तौर पर उनका ये न्योता जो है वो बीजेपी की ओर है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ सुभाषपा यानी कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उनकी पार्टी से रजनीश श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी से मनोज यादव जी और बीजेपी से विशाल जायसवाल जी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर और आप तीनों को ही मेरा नमस्कार। सबसे पहले आपसे ही बात करते हैं। रजनीश श्रीवास्तव जी, आपकी पार्टी के मुखिया कभी कहते थे कि बीजेपी के साथ गठबंधन तो आत्महत्या के जैसा होगा। अब 2022 नजदीक आ गया, विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, आप एक तरीके से लॉलीपॉप दे रहे हैं। धन्यवाद कि आपने डिबेट में हमको शामिल किया। और मेरा आपसे ये कहना है कि हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो भी कहते हैं और जो भी करते हैं उसके पीछे सिर्फ एक बात उनकी रहती है कि जनता के हित की बात सर्वोपरि रखते हैं। आज उनकी पुराने जो बयान है उस पर न जा करके उन्होंने जनता के हित के लिए जो प्रमुख मांग रखी है, अगर ये मांग बीजेपी मान लेती है तो बीजेपी से गठबंधन हम लोग को करने में कोई गुरेज नहीं है। और आपने तमाम और दलों के लिए भी रास्ता खुला छोड़ रखा है। उन्होंने अपनी उनकी बाइट चला के सुनाई, वो कह रहे थे कि कांग्रेस, सपा, बसपा सभी के लिए। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो आज 2 साल 10 महीना से लंबित है, उसको लागू कराना, स्नातकोत्तर तक समान अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा सभी जाति धर्म के लोगों के लिए लागू कराना, घरेलू बिजली को उत्तर प्रदेश में फ्री करना, पुलिस ड्यूटी में 8 घंटे की समय सीमा को निर्धारित करना, गुजरात और बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में शराबबंदी को लागू करना, ये तमाम छोटे छोटे मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर जनता के हित के नाम पर जो भी लोग आना चाहें हम लोगों के साथ, हमारी शर्त के अनुसार, तो उनके साथ बात की जा सकती है। रजनीश श्रीवास्तव जी, जो भी लोग, थोड़ी ना एक ही पार्टी से तो गठबंधन हो पाएगा। आप सोचें कि बीजेपी को भी आप साथ में ले लें, कांग्रेस को भी ले लें, ऐसा थोड़ी ना हो पाएगा। अभी बात चल रही है, गठबंधन हुआ नहीं है। गठबंधन से पहले जो है हमारी जो शर्तें हैं, जो हमारी शर्त मानेगा और हमसे जिसका तालमेल बन पाएगा उससे हम लोगों का जो है गठबंधन 27 तारीख को हम लोग घोषणा करेंगे। चलिए ठीक है रजनीश श्रीवास्तव जी, ओपनिंग रिमार्क आपका हो गया। उसके बाद अब आपके पास वापस आते हैं मनोज यादव जी। अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। नमस्कार, काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे जी। और उन्होंने जो ओम प्रकाश राजभर ने जो लिस्ट गिनाई है उसमें समाजवादी पार्टी का भी नाम है। निश्चित तौर पे लेकिन मैं एक पहले सबसे बात 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव जी ओम प्रकाश जी की 7 मांगों से कई हजार गुना जो इस प्रदेश की जनता की मांग है और देश के राजनीतिक दलों ने जो भूमिकाएं तय कर दी वो उनकी मांग है कि संविधान कैसे बचे। और जब तक संविधान नहीं बचेगा तब तक जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मांगे मांग रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि बीजेपी एक एक करके पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का और सरकारी कर्मचारियों का और जितने भी लोग सिस्टम में हैं और सरकार की जो संस्थाएं हैं सबको नस्तो नाबूद करने पे उतर आई। ये बात मुझसे मेरे कहने से आपको पता चलेगी तो मेरे ख्याल से हास्यप्रद होगा राजनीतिक दल होना आपको, आपका एंकर होना भी हास्यप्रद होगा अगर मैं बताऊं तब आपको ये बात पता चले। आपको भी पता है, ओम प्रकाश राजभर जी को भी पता है और इस पैनल में बैठे सभी व्यक्ति को पता है। तो 7 मांगे महत्वपूर्ण है कि इस देश का संविधान बचाने का समय कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार पुनः बन जाती है तो आप ये जान लीजिएगा कि फिर कभी चुनाव नहीं होंगे, इस देश में कभी चुनाव नहीं होंगे। बीजेपी जिस दिन मजबूत स्थिति में और हो गई वो अपनी मर्जी से पूरे संविधान को बदल देगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विगत 7 सालों में
और उत्तर प्रदेश में 4.5 सालों में जो हो रहा, ये किसी से छिपा नहीं है, किसी कोई बता नहीं सकता। जिस एयर इंडिया को टाटा से खरीद के सरकारी बनाया गया था, उसी एयर इंडिया को इसने पुनः पूंजीपतियों को वापस कर दिया। खैर मनोज यादव जी, डिबेट होगी, इन सारे मुद्दों पर बातचीत होगी, उन पर मैं आऊंगा, लेकिन ओपनिंग रिमार्क में क्या आप ये कहेंगे कि अगर आप इनकी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की मांगों से सहमत हैं तो क्या समाजवादी पार्टी इनके साथ गठबंधन करेगी? मैंने बड़ी बात कही है, आपने शायद उत्तर समझा नहीं। ये 7 मांगे बहुत छोटी हैं। पहले संविधान तो बचा लो। जब संविधान ही नहीं बचेगा, आप ही की ताकत से तो बीजेपी पहुंच गई है, संविधान को खत्म कर रही है। किसकी ताकत थी? कौन पिछड़े थे वो? सर ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। जो आम एक दर्शक है उसके लिए हाँ या ना ये बहुत ज्यादा मुफीद रहता है। सस्ती राजनीति करना देश के संविधान को खुद अपने हाथ से जलाने के बराबर है। मैं सस्ती राजनीति नहीं करता। ये बात अलग है, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा किससे कौन सा गठबंधन होगा, किसको हम कितनी सीटें देंगे, ये सारी चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन पिछड़ों के असली हितैषी बनते हो आप, तो आपको समझना पड़ेगा कि देश में हो, प्रदेश में हो क्या रहा है और हमारी जिम्मेदारी क्या है, जनता के प्रति मेरी जिम्मेदारी क्या है। क्या आपने, आपके समाज में, आप कहते हैं इतने % समाज ने वोट दी, पूर्वांचल में आपका इतना प्रेशर है, बताइए बीजेपी ने क्या किया? क्या पिछड़ों को नौकरियों में उनके अधिकारों को खत्म नहीं किया? ये ओम प्रकाश राजभर को नहीं पता है क्या? किस, आप कहते हैं राजभर की, अरे यादवों पे आरोप लगाते थे, राजभर लोगों को भर्ती करा देते ना। बीजेपी को आपने वोट दिया था, क्या हो गए भर्ती? क्या बन गया पुलिस वाला? क्या 4.5 साल में नहीं बना पाए? क्यों? चलिए ठीक है मनोज यादव जी, आते हैं आपके पास, वापस लौटते हैं। हालांकि आपने अभी तक क्लियर नहीं किया और आपने गेंद जो है वो अपने शीर्ष नेतृत्व के पाले में डाल दी है कि वो डिसाइड करेंगे कि इनके साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा। 27 अक्टूबर अगर राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो बहुत दूर नहीं बचा है। अब मैं आपके पास आता हूं विशाल जायसवाल जी, आपने दोनों ही पार्टियों की बात सुनी, मनबंद मुस्कुरा भी रहे हैं आप, लेकिन जब यही राजभर कह रहे थे कि आत्महत्या जैसा हो जाएगा हाल अगर हम इनके साथ आ जाएंगे, अब तो आपको सीधा सीधा पेशकश आपके लिए ही है और बाकी शर्तें अर्तें क्या होती हैं राजनीति में आप जानते ही हैं, बस आपके हाँ करने की देर है। हम ये कहना चाहेंगे हेलो जी कि पहले तो राजभर जी जो हमारी पार्टी में थे, पहले गठबंधन में थे, उनको सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया, पहले केंद्र मंत्री पद दिया और सारे पद उनके पार्टियों के पदाधिकारी दिए, तो उसके बाद उन्होंने पार्टी से गठबंधन करके इस्तीफा दिया या गठबंधन तोड़ा, इसके लिए खुद जिम्मेदार है। दूसरी बात, उनका पार्टी में आना, हमारे गठबंधन करना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी के ऊपर चले जाता है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात से फिर से सरकार पूर्ण बहुमत से बना रही है और राजभर जी का स्वागत हमारी पार्टी में है और सारे निर्णय JP नड्डा जी के ऊपर निर्भर है। दूसरी चीज कहना चाहेंगे, मनोज यादव जी बोल रहे थे कि संविधान बचा लें। मनोज यादव पर आइएगा आप, आपको पूरी छूट होगी, मनोज यादव पर आइएगा आप। अभी आप कह रहे हैं कि JP नड्डा के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करेगा और स्वागत भी कर रहे हैं आप, ये विरोधाभास कैसे? एक चीज होगी ना कि आप उनके साथ गठबंधन करेंगे या फिर नहीं करेंगे? नहीं, ये सब तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष पर निर्भर है, लेकिन हाँ हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर काम करती है। लेकिन विशाल जायसवाल स्वतंत्र सिंह जी से तो मुलाकात हो गई, 1.5 घंटे मुलाकात हुई है उनके आवास पे, आपको भी जानकारी होगी। मुलाकात हुई, लेकिन अभी पार्टी में, मेरी पार्टी में किसी कोई निर्णय पे नहीं पहुंची है, क्योंकि एक पार्टी को ये धोखा देकर गए हैं और हमारी पार्टी जो निर्णय लेगी उनका स्वागत करेंगे। और अभी जो उन्होंने खुद का निर्णय बताया है वो उनका खुद का निर्णय है कि पार्टी 27 अक्टूबर को गठबंधन करेगी, ये अभी हमारी पार्टी का निर्णय नहीं है। और मनोज यादव जी नहीं हो पाया है, आम भाषा में कहा जाए तो अभी मोलभाव चल रहा है, यही समझो विशाल जायसवाल जी? बोलभाव नहीं चल रहा है, बोलभाव कोई लेन देन नहीं है, बातचीत चल रही है और बातचीत अगर फाइनल होती है तो हमारी पार्टी में उनका स्वागत है, गठबंधन करेंगे, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में सरकार बनाएगी और रिपीट हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन हम मनोज यादव जी के लिए कहना चाहेंगे जो कहते हैं संविधान बचा लें, 2012 से 17 की सरकार थी, पूरे देश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरम पे थी, कानून व्यवस्था को वो संभाल नहीं पा रहे थे, इसी वजह से सरकार गई। आज वो कहते हैं कानून की बात करते हैं कि संविधान बचा लें। ठीक है रजनीश श्रीवास्तव जी, भाई बीजेपी के बात वो भी अभी मनोज यादव जी वो भी कह रहे हैं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा
विशाल जायसवाल जी, हाँ थोड़ा बहुत स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपका, लेकिन अभी बात चल रही है, अभी पेंडिंग में ही है, अभी वो किसी उत्तर पर नहीं पहुंचे हाँ या ना के। इसका मतलब आपके आपस के बीच जो है थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है कुछ मांगों को लेकर। कौन सी ऐसी मांगे हैं? और आज आप बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लेके, तमाम जातियों को लेके, क्या आप इस फैसले पर जब आए हैं तो आपने उन सब लोगों से बात कर ली? भैया ये सब बताने से पहले एक बात मैं अपने साथी के लिए कहना चाहता हूं, जो समाजवादी पार्टी के हमारे साथी जुड़े हुए हैं जी। अभी उन्होंने संविधान की बात कहा और नौकरियों में हिस्सेदारी की बात कहा, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सन 2001 में गठित सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 31 अगस्त 2003 को प्रस्तुत की गई थी, एक बार वो पढ़ने का काम करें, उसके बाद से नौकरियों में भागीदारी की बात करें। 27% पिछड़े समाज के आरक्षण को किस तरह बंदरबांट किया गया है, उसको एक बार हमारे भाई पढ़ लें, उसके बाद से बात करें। आरोप प्रत्यारोप का डिबेट में होता रहता है, और अगर संविधान की बात तो कहने की बात है, संविधान एक बार लिख दिया गया, संविधान को समाप्त करना किसी के बस की बात नहीं है, ना संविधान समाप्त होगा। रही बात कि हम लोगों का स्टैंड एकदम क्लियर है, हमारे मुद्दे पर जो हम लोगों का समर्थन करेगा, जो साथ लेकर के गरीबों वंचितों के नाम पर चलने के लिए हामी भरेगा, इसके साथ हम लोगों का गठबंधन होगा। चलिए, तो मनोज यादव जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ, चर्चा लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राष्ट्रधर में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यूपी की राजनीति में, खासकर पूर्वांचल में बड़ा राजनीतिक दखल रखने वाले ओम प्रकाश राजभर ने अब बीजेपी को एक तरीके से पेशकश कर दी है कि वो गठबंधन के लिए तैयार हैं। साफ तौर पर उन्होंने संकेत दिए हैं, और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बेहद ही खास 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी से, रजनीश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी से, मनोज यादव जी, और बीजेपी से विशाल जायसवाल जी लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज यादव जी, अभी आप मुझे पत्रकारिता धर्म याद दिला रहे थे, आपने रजनीश श्रीवास्तव जी को उनका जो नेतागिरी का धर्म है वो भी याद दिलाया कि संविधान खतरे में आ जाएगा। इस तरीके की कुछ बातें मैंने पहले भी सुनी थी। पश्चिम बंगाल था वो जगह, उस समय उस वक्त का वो स्थान था पश्चिम बंगाल, और बहुत सारे नेता एक साथ लाइन लगाकर इसी तरीके के भाषण दे रहे थे। उस समय आपको अगर याद होगा, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का यही कहना था कि 2019 में अगर मोदी और अमित शाह जीत गए तो चुनाव नहीं होंगे, लेकिन चुनाव तो हुए और अरविंद केजरीवाल भी जीते। आपसे ये क्यों ना पूछा जाए कि समाजवादी पार्टी के पास अब मुद्दे कम पड़ गए हैं, इसलिए मुद्दों की कमी की वजह से अब जनता को डराकर वोट लेना चाहती है समाजवादी पार्टी? देखिए, अगर मेरे आरोप सत्यहीन है तो निश्चित तौर पर आप मुझसे आरोप लगा कठिन से कठिन सवाल पूछ सकते हैं। क्या आप इस बात का जवाब देंगे कि जिस तरीके से सरकारी संस्थानों को खत्म किया जा रहा है, क्या बीजेपी के उस नेता के बयान को आप नहीं इस वक्त कोट करते हुए कहेंगे कि आरक्षण रहेगा तो, लेकिन हम उस स्थिति में ला देंगे कि आरक्षण रहे अथवा ना रहे, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा? ये मैंने तो नहीं कहा था, ये बीजेपी के कैबिनेट मंत्री ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री ने ये बात कही थी। तो आप एक एक दिन करके चीजों को जिस तरह से कमजोर कर रहे हैं, तो संविधान खतरे में नहीं तो क्या खतरे में नहीं है क्या? आपको बताऊं, हमारी सरकार थी, अगर हम एक इनकाउंटर कर देते, एक इनकाउंटर अपराधी का हो जाता था, तो जो मानवाधिकार आयोग है हजारों सवाल पूछ लेता था। आज उत्तर प्रदेश में एक तरफ से इनकाउंटर हो रहा है, सरकार आंकड़े प्रस्तुत कर रही कि हमने देखिए 1300 इनकाउंटर कर दिए। मानवाधिकार खत्म हो गया ना? कौन सा सवाल मानवाधिकार पूछ रहा है? पूछ भी रहा है, तो जवाब क्या है? किसी सरकार के ऊपर दबाव है? तो अगर इतने इनकाउंटर करने हैं तो जजों को तनख्वाह क्यों दे रहे हो? उनको आवाज क्यों दे रहे हो? सरकारी बंद करो, न्यायपालिका की क्या जरूरत है? जब मुख्यमंत्री तय कर देगा कि आई एम क्रिमिनल और आई एम नॉट क्रिमिनल, ये मुख्यमंत्री तय कर देगा, तो फिर न्यायालय की क्या आवश्यकता है? ये संविधान कमजोर होता हुआ नहीं नजर आ रहा है क्या? खैर, अब उस सरकार के साथ अगर कोई गठबंधन करने की बात कर रहा है या लड़ने की, जहां 500 की जगह 5000 पड़ रहा है, तो उस राजनीतिक दल का अपना चरित्र खुद उसको सोचना है। हम क्या बताएं, ये उनको खुद बताना चाहिए। और अभी हमारे साथी ने कह दिया, पता नहीं क्या क्या आरोप लगा दिए, समाजवादी पार्टी को क्या कह दिया उन्होंने, हमने क्या किया वो क्या दिया। मैं तो कहता हूं कि हमने अब आपके आरक्षण को कमजोर नहीं किया,
हमने आपकी नौकरियों को छीनने का काम नहीं किया। किसको कितनी मिली ये विषय हो सकता है। हमने 4th क्लास की भर्ती नहीं बंद की उत्तर प्रदेश में, गरीब का बच्चा जाता है। सबसे ज्यादा अगर किसी को जरूरत है आरक्षण की नौकरी की सरकारी, वो 4th क्लास की, आते ही तो बंद कर दिया। उसमें किसका बच्चा जाएगा? उसी गरीब दलित पिछड़े का बच्चा ही तो पानी पिलाने जाएगा ना। वैसे अब तो सब पिलाते हैं, लेकिन प्रायोरिटी रहती है ना गरीब आदमी की, यार चपरासी की नौकरी ही मिल जाए, कम से कम मेरा परिवार तो पल जाएगा। क्या किया? 8,000 पे आज चपरासी पानी पिला रहा है, कहाँ 25,000 30,000 रुपए मिलते थे। तो हम कमजोर कर रहे हैं क्या? ये किसको समझने की? खैर, जनता ने समझ लिया है, जनता जान रही। महंगाई की लिस्ट अगर गिनाना शुरू करूं आपके चैनल पे, क्या नहीं महंगा हुआ उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक चीज सस्ती थी, ध्यान करिएगा, आपकी मौत। कोरोना में ठोक के बाद लोगों की मौतें हुई, ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला, दवाई नहीं मिले। ये बात क्या मैं गलत कह रहा हूं तो मुझ पे FIR कर सकता है। और अगर सरकार में दम हो तो व्हाइट पेपर लेके आए और बताए कि कोरोना काल में इस प्रदेश में कितनी मौतें हुई, कितना रिकॉर्ड पे आ गया है, आंकड़े प्रस्तुत करे। सरकार के लिए छोटी बात है, परिवार रजिस्टर्ड नकल से और मृत्यु प्रमाण पत्र सबसे पता चल जाएगा। क्यों नहीं व्हाइट पेपर पे प्रस्तुत करती है कि जितने दिन कोरोना चला उतने दिन में कितनी मौतें हुई? क्यों नहीं आ रहा है? ये तो सरकार आंकड़े बताएगी, मनोज यादव तो नहीं बताएंगे, आपका चैनल थोड़ी नहीं बताएगा जब तक सरकार नहीं प्रस्तुत करेगी आंकड़े। तो अब पता चलेगा ना कि प्रदेश में हुआ क्या है। ठीक है सर। 10 लाख ईंट रखने का काम किसी जिले में नहीं हो रहा। ठीक है मनोज यादव जी, लौटते हैं आपके पास। हालांकि जब आप जिस समय आप सत्ता में थे उस वक्त नौकरियों से ज्यादा बेरोजगारी भत्ते के चर्चे हुआ करते थे। खैर, लौटते हैं आपके पास, लौटते हैं मनोज जी, लौटते हैं आपके पास। विशाल जायसवाल जी, विशाल जायसवाल जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो उस समय भी बेरोजगारी भत्ता की बात आई थी। क्या बेरोजगारी भत्ता तो तभी जब बेरोजगारी होगी। और आपकी तरफ से भी आप तमाम अन्य मुद्दों को लेकर, जातिगत समीकरणों को लेकर कवायद कर रहे हैं। आम जनता की दिक्कतें कहाँ हैं, रोजगार कहाँ है? प्रथमतः तो हम मनोज यादव जी का जवाब देना चाहेंगे। उन्होंने बोला कि कोरोना से मौतें हुई उत्तर प्रदेश में, तो बताना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के दौरान में जो भी कोविड के लेकर उन्होंने जो प्रयास किए वो सराहनीय। पूरे देश में योगी जी कोविड पर नियंत्रण करने वाले सबसे सफल नेता माने गए हैं। और बेरोजगारी की जो बात करते हैं वो अपनी उत्तर प्रदेश के अलावा देश के 2017 की खामियां छुपा रहे हैं। आज के टाइम में हमने 1 लाख, हमारी सरकार ने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया है। दूसरी चीज, नई वैकेंसी जनरेट की अभी हमारी सरकार ने, शिक्षक भर्तियां जनरेट की अभी हमारी सरकार ने। बात दीजिए कि उत्तर प्रदेश के अलावा किस प्रदेश में लाशें तैर रही थी नदियों में? और आपने तो आंकड़े बड़े कोविड पे जितनी जल्दी से योगी आदित्यनाथ जी ने मरने वालों की बताओ, कहानी मत बताओ, लाभ दिया है। कहानी के लिए नहीं बैठी है। अच्छा बताना तो हर सरकार का काम है, बुराइयां किसके जिम्मे? विपक्ष के। आप आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर सकते भाई। सरकार हमारे आंकड़े अच्छे से जाती है। आपकी सरकार में 2012 से 17 रही है, हमारी ठीक है मनोज यादव जी, आपने आपको काफी समय दिया, मैंने 5 मिनट लगातार नॉन स्टॉप दिए, आपने तमाम आरोप लगाए, जवाब ले लेते हैं। विशाल जायसवाल जी, जवाब दीजिए। आरोप लगाएंगे मनोज यादव जी किस आरोप लगाएंगे? अपनी सरकार का एक परिवार पूरी सरकार चला रहा है उनकी। एक परिवार 30 से 35 मंत्री रहते टोटल, और वो सरकार वो समाजवाद की बात करते हैं। नाम समाजवाद है परिवारवाद। और ओम प्रकाश राजभर जी जो हमारी पार्टी में कहते गठबंधन, ये निर्णय हमारी पार्टी वो खुद कह रहे गठबंधन करेंगे। जब हमारी पार्टी निर्णय लेगी तभी तो गठबंधन होगा। पार्टी हमारी निर्णय लेगी तो हम स्वागत करेंगे। आज हमारे मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी के बयान आया है, उन्होंने बोला अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। ठीक है, आप उन मुद्दों पर आप भी नहीं आना चाहते विशाल जायसवाल जी। राजभर जी, पहले जितना सम्मान मेरी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में मिला, जितना सम्मान उनको उन्होंने दिया, इतना किसी भी पार्टी में उनको सम्मान मिलना मुश्किल है। और फिर अगर आएंगे दोबारा तो हम स्वागत करेंगे, स्वागत करते उनका है। ठीक है, लेकिन आपने अभी कोई आंकड़ा आप भी प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं कि आपने कितना ज्यादा युवाओं को रोजगार दे दिया? हम आंकड़े लेकर तो इसमें नहीं बैठे, लेकिन हम ये चीज बताना चाहेंगे, जवाब देना चाहूंगा। कार्य कर रहे हैं 24 घंटे 20 घंटे, वो कोई कार्य नहीं कर सकता, कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है। खैर,
अगले दिन फिर बुलाया जाएगा विशाल जायसवाल जी, आंकड़े लेकर आइएगा, आंकड़े लेकर आइएगा। जब डिबेट में बैठते हैं तो हमको सारी चीजें तैयार रखनी चाहिए, विपक्ष का काम होता है। और आप ये बात इस चीज से कहके कि विपक्ष का तो आरोप लगाएगा, इस बात से आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकते। विपक्ष पूछेगा, विपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष पूछता है सर। चाहेंगे जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, कितनी मौतें हुई हैं, हमने जो हमारे सरकारी कर्मचारी मरे थे कोविड से, उनको हमने सबको मुआवजा, हमारी सरकार ने मुआवजा दिया है, बाकायदा उनके घर में नौकरी दी जा रही है, बाकायदा उनको जो सहायता प्रदान की जा रही है सरकारी तरफ से। और वो एक दैवीय आपदा थी, अचानक मत दिलाइए, उस दौर की यादें बहुत ज्यादा कड़वी हैं और सबने देखी हैं, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। ये सिर्फ पत्रकारिता जगत को छोड़ दीजिए, आपके अपने कैबिनेट मंत्रियों ने किस तरीके के पत्र लिखे हैं वो पढ़ लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि दौर कैसा था। खैर मनोज यादव जी के पास जाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से राजधर्म में। आज हम बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को सीधे सीधे पेशकश कर दी है कि वो उनकी शर्तों को माने और बीजेपी के साथ वो गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। 27 अक्टूबर को वो एक महापंचायत रैली कर रहे हैं और उसमें वो घोषणा भी कर देंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान, बेहद ही खास तीन मेहमान जुड़े हुए हैं। सुभाषपा से हमारे साथ रजनी श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी से मनोज यादव जी और बीजेपी से विशाल जायसवाल जी लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज यादव जी, आखिर ये दौर कब खत्म होगा? आज हम राजनीतिक समीकरणों को सेट करने में सभी पार्टियां लगी हुई हैं। एक पार्टी की सिर्फ मैं अगर समाजवादी पार्टी की बात करूं तो सिर्फ वही नहीं, जितनी भी पार्टियां हैं सब इस समय राजनीतिक समीकरण, जातिगत समीकरण सेट करने में लगी हुई हैं। वो दौर देखा होगा आपने, जब जिस समय मायावती जी की सरकार आई तो सारी बसें नीली, उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ, समाजवादी पार्टी आई तो सारी बसें रंग कर लाल हो गई, जब फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी आई तो सारी भगवा हो गई। मतलब सिर्फ बसें रंगवाते रहे, उनके अंदर जो कंडक्टर संविदा पे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी के बारे में बात कर ली जाती, उनको सही से अच्छा एक रोजगार दे दिया जाता, एक सम्मानजनक उनको सैलरी दे दी जाती, तो शायद जो कोरोना काल में जो आपदा देखी गई वो लोग अच्छी जगह इलाज करा सकते थे। आप उत्तर प्रदेश के ही नागरिक हैं जी, आपने लखनऊ का बस अड्डा देखा होगा, हमारी सरकार से पहले देखा होगा, चाहे वो आलमबाग का बस अड्डा हो, चाहे वो कैसरबाग बस अड्डा हो, वो किस तरह बना? वो क्या आप लगता है कि वो उत्तर प्रदेश का बस अड्डा है? हमने हर सेगमेंट में काम किया। अभी हमारे काबिल साथी बीजेपी के कह रहे थे कि हमसे ज्यादा सम्मान राजभर जी को कोई नहीं दे सकता। उनकी बात से मैं 100% सहमत। विधायक बनता है जब कोई, तो उसको एक निवास अलॉट किया जाता है, विधायक निवास होता है। मंत्री रहता है तो मंत्री आवास रहता है, मंत्री हट जाता है तो विधायक निवास में शिफ्ट हो जाता है। जिस विधायक को इस सरकार ने मंत्री पद से हटने के बाद एक विधायक निवास नहीं अब तक अलॉट किया, वो सम्मान कर रही है उस विधायक का। और राजभर जी के हटने के बाद उनके सारे डिपार्टमेंट किसको दे दिया? अनिल राजभर को। आपको राजभर का नेता बनने देगी? ये राजभर जी को स्वयं सोचना, ये हमें नहीं सोचना। उनकी मांगे अपनी बिल्कुल जायज है, उसको मैं बार बार यही बात कहूंगा। क्यों? क्योंकि जो समाज पीछे रह गया, जो समाज अभी भी पढ़ लिख के आगे नहीं आ पाया, पढ़ गया तो नौकरियों में उसको स्थान नहीं मिल पाया, जो समाज की अपनी जायज मांगे है, लेकिन उसको सोचना पड़ेगा कि उसके अधिकार देगा कौन। एक बार तो देखे देखिए, एक बार क्यों दिया? 3 बार आपने चुनाव जिता दिया बीजेपी को, आपके अधिकार तो छीने गए, मिले कहां? और जायसवाल जी तो निश्चित तौर पे बीजेपी के भक्त हैं, पार्टी से ताल्लुक रखते, इन्हें क्या पड़ी है पिछड़ों की सरकार, पिछड़ों के अधिकारों को बेचना तो इनको दारू ही है, वो भी पानी मिला के। इनको क्या फर्क पड़ता? दारू का धंधा करने वाली जाति है, मैं मुंह पे कह रहा हूँ, साफ साफ कह रहा हूँ, पूरे प्रदेश में जाति का धंधा यही करते हैं, इनको क्या फर्क पड़ता हमारा आरक्षण छीन जाए? तो ऐसे लोग बीजेपी को ही सूट करते हैं। और शराब की मौतें ये किसी से छुपी है क्या? मनोज यादव जी जातिगत बात कर रहे हैं कि ये शराब बेचने वाली जाति है, इस जाति का वोट नहीं चाहिए क्या? बात इसकी नहीं है। जब कोई पिछड़ा अपने अधिकारों की बात नहीं करता है तो मुझे अंदर से चिढ़ वर्ष हम भी आते हैं, पिछले वर्ष हम भी आते हैं। मुझे इतनी चिढ़ होती है इस बात की कि आपने जिस वर्ग में आपको बाबा साहब के संविधान ने जो ताकत दी, उस ताकत को ही आप इग्नोर कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि हम तो ये व्यवसाय करते हैं, तो हमें क्या जरूरत है इस आरक्षण की?
हम क्यों बात करें पिछड़ों के उत्थान की? वो एक अंदर से खींच पैदा करती है। मनोज जी, आरक्षण की बात जब हुई थी, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया था बीपी सिंह जी ने, आपको पता होगा उस वक्त कि बीजेपी ने समर्थन किया था या विरोध किया था? देखिए, जब हम मंडल कमीशन लेके आए तो बीजेपी ने कमंडल कमीशन निकाल दिया। ये क्या किसी से छुपा है क्या? मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की चिड़ ही तो थी कि देश की सरकारें चली गई, प्रदेश की सरकारें चली गई, समर्थन वापस हो गए, वीपी सिंह की सरकार गिर गई। ये किसने किया था? लेकिन अगर मंडल के साथ कमंडल का तालमेल हो जाए तो क्या दिक्कत है? कमंडल वर्ग में क्या गरीब नहीं होते? क्या उनके पास सुविधाओं का एकदम अंबार होता है? क्या वो वंचित नहीं होते? क्या कमंडल वर्ग में, जिसको सवर्ण वर्ग कहा जाता है, उसमें गरीब नहीं, शोषित नहीं, वंचित उसमें नहीं? हमने कहा विरोध किया? आपने 10% आरक्षण दिया, हमने क्या विरोध किया? हमने तो नहीं कहा। लेकिन मैं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से पूछता हूं, आप 27% आरक्षण की बात करते हो, 52% से ज्यादा उत्तर प्रदेश में पिछड़ा है, आप क्यों नहीं आरक्षण के कैप को बढ़ाने की बात करते हो? ठीक है, आप 27% पे क्यों खेल रहे हो? ठीक है, आपने क्यों सरकार से नहीं कहा कि आप इस कैप को बढ़ाओ? सुप्रीम कोर्ट से लड़ना पड़े, लड़ो। ओके मनोज जी, जवाब लेते हैं रजनीश जी से। रजनीश जी, अच्छा, आपकी पार्टी का स्टैंड समझ में नहीं आता। आप बीजेपी के साथ थे, आप उस वक्त इनसे लड़के अलग हो गए, आज आप ओवैसी के साथ हैं। अब आप उनके, जब राजभर जी ने अपनी बाइट दी है उसमें उन्होंने ओवैसी की पार्टी का जिक्र नहीं किया है। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का स्टैंड एकदम क्लियर है सर। उस स्टैंड को जनता समझना चाहती है। रजनीश श्रीवास्तव जी, स्टैंड क्लियर नहीं है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। जनता समझना चाहती है कि आखिरकार आपकी पार्टी की राजनीति है क्या, कौन से मुद्दे हैं, कौन से वो सिद्धांत हैं। कभी आपको ये बहुत बुरे लगते हैं और कभी आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमारी पार्टी का सिर्फ एक स्टैंड है, एक राजनीति है। इस देश में आजादी से लेकर आज तक जिन जिन जातियों को, जिन समाज को, जिन गरीबों को, जिन वंचितों को उनका वास्तविक हक हिस्सा अधिकार नहीं मिला, उनको उनका हक हिस्सा अधिकार दिलाना ही एकमात्र हमारे पार्टी का उद्देश्य और स्टैंड है। और इस बात को लेकर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सबके लिए आमंत्रण दिया था। जो जिन लोगों को परेशानी है उन लोगों को बढ़ करके अपनी बात करनी चाहिए, रखनी चाहिए। हम लोग जो जनहित की बात कर रहे हैं, जो वंचित समाज है उसके अधिकार की बात कर रहे हैं, तो उस अधिकार को मानने में क्या दिक्कत थी? आज बात करना देखिए बहुत आसान है, लेकिन उसको एक हाथ बढ़ करके अगर हमने प्रपोज किया तो आपको एक हाथ चलने में दिक्कत है, लेकिन बात बहुत ज्यादा कर लेते हैं। तो बात करने से काम नहीं बनता है, एक हाथ आगे बढ़ करके और साथ दिया जाता है। तो रजनीश श्रीवास्तव जी, आज सामाजिक न्याय रिपोर्ट की फिक्र हो रही है या फिर ये फिक्र हो रही है कि बीजेपी रिपीट होने वाली है, उनको ऐसा लग रहा हो और फिर से हमको दोबारा वही मलाई मिल जाए, इसलिए वो बाहें पसार रहे हैं कि आ जाओ गले लगा लो हमको? देखिए भाई साहब, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्रालय को वंचितों के सवाल पर छोड़ने का काम किए। रह गई बात कि आज के युग में एक प्रधानी कोई नहीं छोड़ना चाहता है और हमारे नेता के विषय में इस प्रकार की बात शोभा नहीं देता है। और नेताजी हर कुर्बानी, हर स्तर की कुर्बानी सिर्फ गरीबों के सवाल पर देने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। और लालच नेताजी के अंदर इतना थोड़ा सा भी अगर लालच होता तो भाजपा से गठबंधन नहीं टूटा होता। एक कन्फर्म मैं आपसे बता रहा हूँ आज चैनल पर। तो अब ये पार्टी दूध की धुली हो गई जी। जिन मुद्दों को लेकर आपने बीजेपी से नाता तोड़ा था, तमाम बड़े आरोप आपने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर भी लगाए थे, तो अब ये दूध के धुले हो गए इतनी जल्दी? ये दूध के धुले नहीं हो गए। तो अब क्या आ गया, अब क्या अंतर आ गया जो राजभर खुली पेशकश कर रहे हैं? राजनीति में संभावनाएं बरकरार रहती हैं। अगर अब से भी इस पर बात बन जाती है, अगर वो लोग मान लेते हैं कि भाई हम आपके शर्त को मान रहे हैं, तो बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है विशाल जायसवाल जी, राजनीति में संभावनाएं बरकरार रहती हैं और उनके साथ योगेश, उनके साथ ओवैसी जी भी हैं। विशाल जी सवाल सुन लीजिए। मनोज जी और रजनी जी के दोनों जवाब देना चाहेंगे। पहले मनोज जी का। हाँ, जो सवाल सुन लीजिए। जायसवाल समाज, विशाल जी सुनिए, जायसवाल समाज शराब का व्यवसाय करता है तो हाँ वो करता है, लेकिन 2012 में जो सरकार आई थी माननीय अखिलेश यादव की, उन्होंने तुरंत पोंटी चड्ढा दोनों भाइयों को पूरा यूपी सिंडिकेट कर दिया था। वो किस तरीके से कर दिया था वो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो खुद जानते होंगे। और दूसरी चीज हम राजभर जी के लिए कहना चाहेंगे, वो तड़प रहे हैं पार्टी में गठबंधन करने के लिए, दोबारा मंत्री बनना चाह रहे हैं।
हमारी सरकार उनको न्योता नहीं दे रही है। वो खुद तड़प रहे हैं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी बात कर ले और हमें फिर से वे मंत्री पद देते हैं। पहले वो पार्टी बुरी हो गई थी, अब अच्छी हो गई है। लेकिन खैर हम कहना चाहेंगे, अगर वो हमारी पार्टी में हमारे सीनियर अधिकारी, हमारे सीनियर नेता लोग, जितने लोग अगर इनको लेते हैं तो हम पार्टी का और इनका सम्मान बरकरार रखेंगे। लेकिन वो तड़प रहे हैं। अब मनोज राजभर जी पहले तो शराब का व्यवसाय करते हैं, शराब का व्यवसाय हम लोग करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सिंडिकेट में अवैध वसूली का काम अखिलेश यादव सरकार ने किया था। उन्हें पूरे यूपी को पॉलिटिक्स चड्डा के हाथों बेच दिया था, जो कि आज सिंडिकेट बन के रह गया है। उसी पार्टी को अखिलेश यादव फिर से दोबारा जारी करना चाहते हैं। और हाँ, जब से बीजेपी सरकार आई, लगातार छुट्टा दुकानदारों को सारी दुकानें मिली हुई हैं, जिससे उनका सत्ता व्यापार चलता है। वो इसमें जायसवाल परिवार, जायसवाल बिरादरी, और एक बार बताना चाहेंगे, जायसवाल बिरादरी बैकवर्ड समाज से आती है। जो बैकवर्ड कर रहे हैं, बैकवर्ड क्या दिया, बैकवर्ड समाज से हम भी आते हैं। और जो सम्मान में बीजेपी मिला है वो किसी अन्य पार्टी में नहीं मिला है। और भारतीय जनता पार्टी में तन मन धन समर्पित और जीवन समर्पित। और राजभर जी आज तड़प रहे हैं मंत्री पद पाने के लिए, दोबारा सरकार में आने के लिए। चलिए, और बुरा मत मानिएगा रजनीश जी हमारी बात का। बाकी जो निर्णय होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये जुगलबंदी साफ दिख रही है विशाल जी। विशाल जी, ये जुगलबंदी बिल्कुल साफ दिख रही है कि रजनीश जी बुरा न मानिएगा, और रजनीश जी को भी लग रहा है ठीक है कि उनका बेड़ा अब रजनीश श्रीवास्तव जी कॉन्फिडेंट हो गए क्या? योगी जी रिपीट हो रहे हैं? हम लोग हैं। हम जायसवाल जी को मैं 1 मिनट जवाब देना चाहूंगा कि गरीब की लड़ाई जो लड़ता है उसके लिए गरीब लड़ाई तो हम भी लड़ रहे हैं ना भाई। पार्टी ने जो काम गरीबों के लिए किया है, राशन दिया है, मकान दिया है। जी आपके पास ही आ रहा हूँ। भाई साहब, तो क्यों नहीं सामाजिक न्याय समिति का फैसला आप लोग क्यों नहीं लागू कर? तो आप लोग खुद ही छोड़ के पार्टी भाग गए। सामाजिक न्याय समिति जो फैसला था आपका, जो कमेटी ने आपकी मांग की थी, पार्टी ने मांग की थी, हम उससे विचार कर रहे थे। आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने नेता को लोकसभा चुनाव सांसद बना के यहाँ के पता नहीं क्या याद रखी जाएगी मनोज यादव जी कि जहाँ पर आपस में आप देखिए आपस में ही डीलिंग हो रही है ऑन कैमरा, बिल्कुल ब्रॉडकास्ट पे। लेकिन अच्छी बात है पूरे देश की जनता सुन रही है कि आखिरकार मुद्दे कौन इम्पोर्टेंट है, जनता या अपने व्यक्तिगत हित। ये जनता भी सुन रही है। हमारे और आपके बस की बात नहीं है, हमारे और आपके नेताओं की बात है। हाँ, वो हमारे बस की बात है। हमने कहा कब तक हमने हमारे बस की बात है। हमारी पार्टी जो निर्णय लेगी वो स्वागत योग्य होगा। चलिए ठीक है, आप लोगों की पर्सनल बात भी सुनी। मनोज यादव जी, मतलब देख रहे हैं आप, और आगे अभी आप बात कर रहे थे कि आपने नहीं देखा होगा कि वहां का बस अड्डा। सर मैंने वहां का बस अड्डा भी देखा, मैंने इकोना स्टेडियम भी देखा है, मैंने वहां की मेट्रो भी देखी है, मैंने वहां का जो 108 नंबर जो एम्बुलेंस चलाई गई थी वो भी देखी है, और मैंने जो डायल 100 चलाई थी वो भी देखी है। लेकिन आज ये विमर्श में कहां है? विमर्श में तो है कि संविधान बदल जाएगा, विमर्श में तो है कि ईवीएम हैक हो जाएगी। आप तो डरा के वोट लेना चाह रहे हैं। क्या दिक्कत है आपको? आप अपने मुद्दों पे वोट क्यों नहीं मांग रहे? देखिए, मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा। अरे हम जानते हैं आप पिछड़े वर्ग से आते हो भाई, हमें ना बताओ, हमको हमें यही जानकारी करनी। अपनी बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि बीजेपी ने जिस तरीके से मेरी पॉकेट में जो पर्स है उसमें पर्ची रखी है, कटिंग काट के मैंने रखी। जब 2019 का चुनाव होता है तो आप विश्वास करिए कि चुनाव आयोग की तरफ से एक भी आईपीएस और आईएएस, पीसीएस और पीपीएस का ट्रांसफर नहीं किया जाता। तो सरकार ने नियुक्त कर दिया जहां, उसी के आधार पर पूरा चुनाव हो जाता है। यकीन ना हो तो कहीं जूम करके वो पर्ची में अपनी पॉकेट से निकाल के पेपर की कटिंग आज भी मैंने देखी। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो सरकार पे ये आरोप है, साक्ष्यों के साथ है, विद प्रूफ है, एक भी ट्रांसफर नहीं हुआ। बताइए, क्या समाजवादियों की सरकार थी तो जो हमारे तैनात किए हुए डीएमएसपीओ को सरकार चुनाव आयोग इधर से उधर नहीं कर देता था? जहां जिसको चाहता था उसको चुनाव आयोग, उतने दिन की सरकार चुनाव आयोग चलाता। क्या चलाई? चुनाव आयोग ने वो काम किए। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ पार्षदी का, आप जानते हैं क्या हुआ? 25% वोटों को काट दिया गया, और काट के इधर की ओर इस वार्ड की वोट इस वार्ड में, उस वार्ड की वोट इस। लोग, आपने भी खबर पड़ी होगी और पढ़ाई होगी, जनता को सुनाई होगी कि सभासद का चुनाव हो रहा था और लोग ढूंढ रहे थे कि वोट डालने कहाँ जाए। ये किसने किया था? ये बीजेपी के लोगों ने किया। सरकार थी उनकी। ये सारे संवैधानिक संस्थाओं को ये पूरी तरीके से ध्वस्त करते हैं, और चुनाव लड़ने की रणनीति इनकी सिर्फ और सिर्फ बेईमानी की है।
सिर्फ और सिर्फ पैमाने की। ये आते हैं दुर्भाग्य विनोद जी, क्यों आपके है? पास आते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राजधर में। आज हम चर्चा कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, जिनका कि पूर्वांचल की राजनीति में, यूपी की पूर्वांचल की राजनीति में काफी ज्यादा दखल है और उन्होंने अब एक बार फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन के संकेत दे दिए हैं। हालांकि उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा सभी का नाम लिया है, लेकिन माना यह जा रहा है और चुनावी जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि ये सीधे सीधे पेशकश बीजेपी की तरफ है। और इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। तीनों ही पार्टियों के मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप विशाल जायसवाल जी, आप तमाम जो मुद्दे हैं आज, चाहे वो रोजगार की बात हो गई या जनता से जुड़े मुद्दे हो गए, वो चाहे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आज वो बिल्कुल नदारद हैं। इन मुद्दों पर कोई भी पार्टी बात करती हुई दिखाई नहीं दे रही और आपकी पार्टी की तरफ से भी कुछ ऐसा ही है। क्या इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर जाएंगे? नहीं, हम विकास के मुद्दे पे और उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पे, दोनों मुद्दे पे सरकार विकास, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पे हम अपनी बार 2022 में चुनाव फिर से लड़ेंगे। हमारी सरकार लड़ेगी, हमारी पार्टी लड़ेगी और हमारे मुद्दे जनहित के मुद्दे होंगे और अपनी जनता के प्रति हम लोग जवाबदेह बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग बगैर मुद्दे जाएंगे सरकार में। और हमारी सरकार लगातार अपने प्रदेश के लिए अच्छा काम कर रही है और कुछ कार्य हम गिना देते हैं आपको, लेकिन ठीक है, वो तो बहुत लंबी लिस्ट है, नहीं गिना पाएंगे इस समय। 5 काम गिना दीजिए, बहुत लंबी लिस्ट छोड़ दीजिए, 5 काम गिना दीजिए, 5 सेकंड में हो जाएंगे। सबसे बड़ा काम हमारा, सबसे बड़ा काम देश का और प्रदेश का, जो हमने अपने आवास, प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आवास और हमारे योगी जी महाराज जी ने जो आवास दी, सबसे बड़ा काम, जिससे कई अरब रुपए का सरकारी आवास का 2.5 लाख रुपए नगर निकाय के माध्यम से, पालिकाओं के माध्यम से गरीब आवासों के 2.5 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए हमने गरीबों के। जी, दूसरे नंबर पर जो खाद्यान्न योजना है, कोरोना काल में हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी ने दोनों ने 6 माह का राशन पहले दिया, उसके बाद 3 माह का राशन और बढ़ा के दिया। तीसरा काम सिंगल इंजन पर आ जाइए, कुछ नीचे वाली सरकार जो राज्य सरकार है उसका भी गिना दीजिए। ये तो दोनों में आपने डबल इंजन वाला फायदा बता दिया। सॉरी, मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने जो दोनों चीजें बताई, ये दोनों ही केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से चलती है, वो बता दी आपने। कुछ राज्य सरकार का भी बता दीजिए। तीसरा सुन लीजिए, तीसरा नगर निकाय जो उनका, हमारे मोदी जी का स्वच्छ भारत सुंदर भारत उसका सपना है, उसको हमने साकार किया। हमारे नगर निकाय में सुरक्षा सफाई व्यवस्था जो रहती है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हमें, नगर निकाय में जो उन्होंने मोदी जी के प्रयास से हुआ है, बहुत ही सुंदर काम हुआ है। और जहाँ से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 आया सफाई में हमारा नगर पालिका, जहाँ से बिलोंग करते हैं। और हमारे छोटे भाई नगर पालिका अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। ठीक है सर, पूरी पब्लिक जनता भी सुन रही है। 3 काम हुए। 3 काम, चौथा काम आपको बता रहे हैं। चौथी है हमारी सामूहिक जो विवाह योजना है, इसमें हमने अपने नगर पालिका से और पूरे जिले से लगभग 1000 लोगों को बिना पैसे का दान सहित विवाह कराया है, शादी करवा दी गरीब कन्याओं का। नंबर बताते हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश की सड़कें हैं, लोक निर्माण मंत्री हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी है, सारी सड़कों को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से गड्ढा मुक्त किया है, जो 100% है। कहीं कुछ 1-2 सड़कें रह गई हैं, उसके लिए जानकारी नहीं, लेकिन हम जहाँ से बिलोंग करते हैं हरदोई जिले से, उसकी सारी सड़कें लोक निर्माण मंत्री जी ने पास कर दी है। जहाँ पे लोग जा नहीं पाते थे, वहाँ पे नई सड़कें डामरीकरण किया है। 6 काम सुन लीजिए, हर गाँव का विद्युतीकरण हुआ है। रजनीश जी के पास जाना चाहूंगा। गाँव में ये जाएंगे तो ये विद्युतीकरण नहीं। ठीक है, रजनीश जी के पास जाऊंगा। रजनीश जी, अगर आप बीजेपी से हाथ मिलाएंगे, फिर ओवैसी को कहां सेट करेंगे? और उसके साथ ही और भी जो तमाम लोग, जैसे आपने बाबू सिंह कुशवाहा का नाम लिया, ठीक है, वो तो जेल जा चुके हैं सर। देखिए, ये जो आपने प्रश्न किया है, तो ओवैसी जी अपने पार्टी के सदस्य हैं, अपने पार्टी के मुखिया हैं और उनकी बात हमारे माननीय नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से हो रही है। और आ गया बाबू सिंह कुशवाहा जी के बाद, तो भागीदारी संकल्प मोर्चा में सभी लोग जो बड़े लीडर हैं, सबकी बात हमारे नेताजी से हो रही है। तो वहां से अगर कोई नई जानकारी हमको मिलेगी तो हम आपको बताएंगे। अभी तो सब लोग ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। लेकिन आपको लगता है कि आप ओवैसी जी और बीजेपी को एक ही मंच में ले आएंगे? अब ये समय बताएगा, परिस्थिति बताएगी, अभी कहा नहीं जाता। चलिए ठीक है। मनोज यादव जी, अब मैं आपके पास आता हूं। आप लोग भी बराबर लगातार बुलडोजर की बात करते हैं, ठोक दो की नीति की बात करते हैं, लेकिन अगर बुलडोजर चल रहा है, अगर पवन पांडे ने गुनाह किया, तो फिर पांडे सरनेम की वजह से वो बुलडोजर से महरूम क्यों रहे? क्यों ना उनके आवास पर बुलडोजर चले?
बिल्कुल चलाइए, लेकिन हम 2022 और बुलडोजर दोनों हटा। आप बताओ, 100 साल से जो मकान बना के रह रहा हो वहां बुलडोजर चला देते हो। उस व्यक्ति के बारे में सोचते नहीं, आपको कौन सा डेवलपमेंट करना है? गरीब का मकान गिरा के डेवलपमेंट करना है? अगर गरीब का मकान गिराने का इतना ही शौक है आपको, तो उसके लिए हवेली बना के दे दो ना, बेहतरीन गरीब के मकान लिए। दे तो दो। अभी उन्होंने गिनाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से वो 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, वो बता रहे थे अभी। लेकिन जब अभी बुलडोजर, जब विकास दुबे के घर पे बुलडोजर चलता है, जब अतीक अहमद के अवैध मकानों पर बुलडोजर चलता है, जब मुख्तार अंसारी के अवैध मकानों पर बुलडोजर चलता है, तभी समाजवादी पार्टी को मिर्चा क्यों लगते हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी को अपराधियों के मरने पे कोई मुर्चा नहीं लगता है। हमारी सरकार में भी इनकाउंटर हुए और हमने आतंकवादियों को भी मार गिराया। आपको अगर याद होगा तो लखनऊ में आतंकवादी को शूट आउट किया गया था, लाइव चल रहा था, लाइव। ऐसा आपने देखा है क्या शूट आउट जो लाइव टीवी पे चल रहा हो? एटीएस ने मार गिराया था। लेकिन हमने इस तरह नहीं मारा कि हम किसी ब्याहता औरत को 5 दिन की ब्याहता को जेल में ठूस दे, और कोई नाबालिग लड़का जिसका नाम उसमें आ जाए कि वो उनके साथ रहता है अपराधी के, उसको पकड़ के इसके बाद गाड़ी पंक्चर हो गई और उसको उतारा, वो भागने लगा। वो 14-15 साल के बच्चे को गोली से उसका इनकाउंटर कर दे, ये सब हमने नहीं किया। ये हम कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा जमीर जिंदा है। हम जानते हैं कि नाबालिग को किस तरीके से उसको बाल गृह में भेजा जाता है अगर वो अपराधी भी होता है। हमको मालूम है। देखिए कैसे हंस रहे हैं बीजेपी के लोग, नाबालिग का एनकाउंटर करके हंस रहे हैं। कितने निर्दयी लोग होंगे, ये कितने निर्दयी लोग होंगे, आप सोचो। कर लेते हैं, हमारी सरकार के एनकाउंटर फर्जी नहीं हुए हैं। मैं तो कहता हूँ जिस दिन ये मशीन गने उत्तर प्रदेश की इनकी तरफ घूम जाएंगी, उस दिन किस बिल में घुसोगे? बताओ ना। सब पे मुकदमे हैं, तरीके से हम लोग रहते हैं अपन नगर और जिले में। ये जो संकेत बार बार समाजवादी पार्टी की तरफ से दिए जाते हैं कि कुंडली बनाई जा रही है, लिस्ट बनाई जा रही है, आप भी कह रहे हैं कि मशीन गिने दूसरी तरफ घूम जाएंगी और सब पर मुकदमे हैं, ये क्या है? राजनीतिक अदावत माना जाए इसको? ये सीधे सीधे ये संकेत माना जाए कि आप पार्टी में आएंगे तो फिर इनके लिए मुश्किलें होने वाली हैं। हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, फरुखाबाद, एटा, फरुखाबाद, कन्नौज, यहाँ पे गुंडे की चरम सीमा पार हो गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। विशाल जी आते हैं आपके पास, जब आते हैं तो आपके पास आपको पर्याप्त समय दे रहा हूं, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिएगा कि आप समय का सदुपयोग कर पा रहे हैं या नहीं। मैं कह रहा हूँ जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी हमारी नेताजी की और मुकदमों के आधार पर जेल जाना पड़ गया योगी आदित्यनाथ को 500 कैसे बहुत चिल्ला के रो रहे थे ये। लेकिन ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहा जा रहा है। आज अगर आजम खान जेल में है, आप कह रहे हो कि राजनीति से प्रेरित मुकदमे हैं, क्या उनपे कौन से मुकदमे थे? वही मुकदमे थे ना सारे। जेल भेजा जाता है, ये वो सरकार है। हम शिक्षा का मंदिर बनाएंगे तुम जेल भेजोगे? अगर मशीन घूम गई ना तो बिल नहीं ढूंढने वाले तुमको मिलेंगे। किस बिल में छुप जाओगे? उत्तर प्रदेश छोड़ने की बात करते हो ना, छोड़ दोगे उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी की धमकी है सीधे इस लोकतंत्र में। बता रहा हूँ बीजेपी को बड़ा शौक है इनकाउंटर करने का, लॉ एंड ऑर्डर सही करने के लिए इनकाउंटर किया, एक इनकाउंटर करते हो, मालिकों को मारते हो, और तो बहुत ब्राह्मणों को आपने कर दिया। तो ज्यादा ब्राह्मण की इनकाउंटर करता है। ब्राह्मण में 2014 लोकसभा चुनाव हो रहा था, जो पूजा पाठ कराने विशाल जी आ रहा हूँ आपके पास, गुंडा हो गई। 30 सेकंड मनोज जी, 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, उसके बाद विशाल जी के पास आता हूँ। कर दी आपने गुंडा बना दिया। इनके गुंडा राज से जवाब देना चाहते हैं, सबूत है। योगी आदित्यनाथ के बाद गुंडा कोई नहीं है। हम नहीं सबूत देना चाहते ना, आपको सबूत देना चाहते हैं, सबूत सहित। आप पता करिएगा, हमारे हरदोई जिले के पहले कन्नौज जिला पड़ता है। 2014 के चुनाव में सुरेश पाठक हमारे जो प्रदेश महामंत्री से भाजपा के हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता डिम्पल यादव से, आपकी भाभी जी से, और वो चुनाव जबरदस्ती हराए गए। हम मौके पर वहाँ मौजूद थे। हमें सब मालूम, हमें ना बताओ। हम समाजवादी के साथ साथ बहुत कुछ जितनी गुंडे सरकार ने 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव सरकार ने कन्नौज देखी है, उतनी बुरी गुंडे पूरे यूपी में उन्होंने कहीं की। हमें ये ना सिखाओ कौन गुंडा है। लेकिन मनोज यादव जी, ये बात तो पूछी जाएगी जब जिस समय आपकी पार्टी थी, आपकी पार्टी की सरकार थी, उसके बाद नारा ये दिया गया, ठीक है, आपकी सरकार के लिए तो सर नारा दिया गया था, चढ़ गुंडों की छाती पर और मोहर लगाओ हाथी पर।
किसी और सरकार के लिए ऐसा नारा कहां दिया गया? मनोज यादव जी, नहीं, ये हमारी सरकार की बीएसपी का नारा था। लेकिन मैं कहता हूं ना, अगर हमारी सरकार में शिंदे सब थे, यादव थे, तो किन ब्राह्मणों का इनकाउंटर क्यों हुआ? अगर गुंडे यादव थे और हम किसी को अगर लड़ाई हम धरने पे बैठ जाए, मेरे खिलाफ दसियों मुकदमे होगा। हमने किसान आंदोलन के लिए आंदोलन किया, हम अपराधी हो गए। हमने पुलिस से लड़ाई करके अपराधी होगा तो होगा जो महाराज जी हमें चाहते हैं। अरे हम पुलिस से लड़ने वाले लोग हैं, जनता के तमाम मुद्दों पे लड़ने वाले लोग हैं, तो आप हमें गुंडा कह सकते हो? ब्राह्मण का इनकाउंटर हो गया तो ब्राह्मण विरोधी हो गया। अरे अपराधी उसका मारा नहीं जाएगा क्या, रखा जाएगा क्या? हाँ, देख लो, सुन लो भैया, न्यायाधीश हो, उत्तर प्रदेश के न्यायाधीश हो, सुप्रीम कोर्ट में बैठे न्यायाधीश हो, सुन लो बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं। अगर कोई अपराधी है तो नहीं, गलत करेगा उसके साथ फांसी सजा दी जाएगी उसको। महोदय साहब लोगों, तुम्हारी कोर्ट की जरूरत नहीं है बीजेपी को, तुम्हें न्याय देने की जरूरत नहीं है। चिल्लाने से मनोज यादव जी कुछ नहीं होगा। वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है। विशाल जायसवाल जी, मनोज यादव जी और रजनीश श्रीवास्तव जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया एनबी न्यूज पर चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जो अभी तीनों पार्टियों के जो प्रवक्ता थे वो यही कहते हुए दिखाई दिए, तमाम राजनीतिक समीकरण उनके मुद्दों में शामिल रहे, लेकिन आम जन के जो मुद्दे हैं, जो रोजगार की बात हो रही है, जिनको लेकर आम जनता, बिजली के बिल हो गए उसको लेकर तय कर रही है, ऐसे मुद्दे इन लोगों के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में शामिल नहीं होते। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।